नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ स्वदेश पर। बुलेटिन में हम आगे बाजार की बात तो जाहिर तौर पर करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कश्मीर में हुए एक दुखद हमले की। जम्मू कश्मीर में मशहूर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में कल बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग की और कई बेगुनाह लोगों की मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है, जो सेना और पुलिस जैसी वर्दी पहन थे और सभी के पास हाईटेक हथियार भी थे। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर है। जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जब गर्मियों में कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया था, आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई। यानी आतंकियों को पहले से क्लियर था कि वो किसे मारने आए हैं। इस अटैक में 2 विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है। 10 लोग इस आतंकी हमले में घायल भी हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 के सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, लेकिन इस अटैक के बाद पीएम यूएई दौरा बीच में छोड़कर फिर एक बार भारत लौट चुके हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्लोबल संकेतों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके पहले इस पहलगाम के अटैक पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, काफी दुखद समाचार कल शाम को निकल कर आए। शीशा, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद समाचार। कल मतलब समय रहा होगा 3 से 3:30 बजे के आसपास का, जब भी पहली खबर आई कि वहां पर एक अटैक हुआ है, गोलीबारी हुई है। उसके बाद ये खबर काफ़ी बड़ी हुई और अल्टीमेटली इसमें निकला ये कि 26 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, सिविलियंस पर अटैक अमूमन थोड़े कम होते हैं और ये निश्चित तौर पर थोड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। और इस घटना के बाद हम देखिए दुनिया भर से इस घटना की आलोचना भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की है, फ़ोन पर कहा है कि हर संभव मदद दिया जाएगा आतंक को खत्म करने को लेकर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बातचीत की है। तो दुनिया भर के नेताओं के बयान आ रहे हैं और इस बीच जैसे कि बताइए, पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़कर देश वापस लौट आए हैं और थोड़ी देर में वो CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक में शामिल होंगे। खबरें ये भी आ रही है कि इस घटना में लश्कर तैयबा का हाथ है। देखना होगा कि सरकार का कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ से क्या होता है। थोड़े से काफ़ी क्रिटिकल है। आज का दिन ढेर अपडेट्स आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम दौरे पर जाएंगे जहां पर यह घटना हुई है और इस घटना की जांच को NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दिया गया है। और NIA इस जगह पर घटना हुई है वहां से सेना के साथ मिलकर 5 किलोमीटर के दायरे में जांच को, सर्च ऑपरेशन को बेसिकली शुरू कर दिया और मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। तो काफ़ी आज क्रूशियल डे। हमने देखा था कि पुलवामा पर जब अटैक हुआ था 2019 में, उसके बाद सरकार ने क्या कुछ किया था। तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होगा, ये कह पाना थोड़ा प्रीमेच्योर जरूर होगा। लेकिन आज सारी की सारी नजरें पीएम मोदी पर होंगी, अमित शाह पर होंगी कि इस घटना के बाद उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन पूरे देश में आक्रोश है, लोगों का मन व्यथित है और इस घटना के बाद, क्योंकि टूरिस्ट से पर्यटक थे ये सारे के सारे, कोई गुजरात से गया है, कोई महाराष्ट्र से गया है। उसमें 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं जो UAE से शायद वहां पर पहुंचे थे। तो ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और दुखद ये भी है कि देखिए, सेना की वर्दी पहनकर ये आतंकवादी आए थे। उसके बाद लोगों से उनका मजहब पूछा गया, उससे भी ज्यादा क्रूर चीजें हुई हैं और 26 लोगों की ये हत्या हुई है। आज CCS की बहुत ही अहम बैठक, इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम भले ही बिजनेस चैनल है, लेकिन जो चीजें देश हित से जुड़ी हैं, जो आपसे जुड़ी हैं, उसके बारे में हम लगातार अपडेट करते रहेंगे और इस खबर को हम क्लोजली ट्रैक करेंगे और मॉनिटर भी करते रहेंगे। शीशा, बिल्कुल, CCS की अहम बैठक और इस बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी फिर एक बार भारत आ चुके हैं, तो वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। दिन भर हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे, लेकिन अब बात करते हैं ग्लोबल बाजारों की। और गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट 200 अंक चढ़कर 24,370 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा एशियाई बाजारों से और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं? शीशा, बाजार देखिए सेंटिमेंट का गेम है
और आज हमारे थोड़े से डोमेस्टिक जो सेंटिमेंट हैं वो थोड़े से आज कमज़ोर हैं। बाकी आप डाउ को और एशिया में बाकी क्या हो रहा है, थोड़ी सी शायद आज बाजारों की एक अलग चाल सकती है। और वैसे भी अमेरिका की अगर आप घटनाओं को ट्रैक कर रहे हैं तो बाजार में आपको ना तो फंडामेंटल एनालिस्ट होने की जरूरत है, ना तो टेक्निकल एनालिस्ट होने की जरूरत है, आपको जरूरत है सेंटिमेंटल एनालिस्ट होने की। क्योंकि ट्रंप की तरफ से बयान आता है, बाजार गिर जाते हैं, वहां किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई पॉजिटिव बयान आते हैं, बाजार चढ़ जाते हैं। और कल के सत्र में भी यही हुआ है। स्कॉट बेसेंट थे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, और उनका बयान आना था जेपी मॉर्गन चेज की इन्वेस्टर की एक मीट थी। उसमें स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चाइना के साथ ये जो स्टेटस को हो ये ज्यादा समय तक टिके रहने की उम्मीद कम है। यानी कि चीन के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया चाइना पर, चाइना ने रिटेलिएट करके 125% का टैरिफ अमेरिका पर लगाया, तो स्कॉट बेसेंट का ये कहना है कि ये लंबे समय तक टिकेगा नहीं। तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद अमेरिका के रुख में कोई नरमी आए और दोनों देशों के बीच सक्रियता के साथ सकारात्मक बातचीत ट्रेड वार के मसले पर हो। कल हमने देखा कि स्कॉट बेसेंट का जब ये कमेंट आया उसके बाद डाउ जोन्स में करीब करीब 1000 अंकों के आसपास की तेजी रही। नेस्डेक की जो तेजी रही वो रही करीब करीब 400-450 अंकों के आसपास की। तो ये वहां पर उछाल आया। और आप देखिए कि बाजार जब बंद हो गए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया, उसकी काफी चर्चा भी हो रही है। वो काफी ज्यादा हमलावर हो रहे थे यूएस फेड के जेरोम पावेल को लेकर, और ऐसे संकेत चुके थे कि वो उनको बर्खास्त करने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो जेरोम पावेल को बर्खास्त नहीं करेंगे, बस वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं जेरोम पावेल रेट कट को लेकर। लगातार प्रेशर टेक्निक अपना रहे हैं जेरोम पावेल। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि जेरोम पावेल लगातार ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका है और उससे ग्रोथ भी सुस्त होगी। तो ऐसे में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है सेंट्रल बैंकर का काम। वैसे जेरोम पावेल का जो कार्यकाल है वो अगले साल मई 2026 तक का है। अभी अगर आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे करीब 400 अंकों के आसपास की तेजी, 1000 अंकों की रैली के बाद फिर से ये 400 अंकों की तेजी हो गई है। नेस्डेक फ्यूचर करीब करीब 250 अंकों पर है। और एशिया के जो तमाम बाजार हैं इस उम्मीद में कि ट्रेड वॉर को लेकर जो एस्केलेशन हैं वो थोड़ी सी कम पड़ेंगी। दुनिया की जो दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं अमेरिका और चाइना, जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी हैं, आपस में थोड़ी सी रिश्तों को सुधारने पर फोकस करें, चलते अच्छी तेजी हो रही है। जापान के बाजार निक्के में 550 अंकों के आसपास की तेजी है। हांगकांग की बात करें 400 अंकों की तेजी हैंगसेंग में है। चीन के बाजार में हल्की तेजी है, लेकिन कोरिया के बाजार में भी 1% के आसपास की तेजी है। तो मूड आज उस फ्रंट पर ठीक है। अन्य संकेतों की बात कर लें तो गोल्ड भी थोड़ा नरम हुआ है। $3500 के हमने भाव देखे, अब भाव आ गए हैं $34 के नीचे। क्रूड एक रेंज है $67-68 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर आया है, 99 के आसपास के कंफर्ट रेंज में है। तो ग्लोबल तो आपके लिए सपोर्टिव है। ये जो पहलगाम वाला मसला है इसको लेकर भी हमें बाजारों के दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है आज। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, और अमेरिकी बाजारों में कई दिनों के बाद कल के सत्र में तेजी दिखी। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए एफआईआईज की तरफ से निकल कर आ रही है। याद रखें, एफआईआईज ने 5वें दिन लगातार कल के सत्र में खरीदारी की। करीब 1300 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने खरीदे, लेकिन पीआईआईज ने करीब 900 करोड़ की बिकवाली की। और याद रखें, 5 दिनों में करीब 18,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 240 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 4000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 240 करोड़ की खरीदारी हुई। स्टॉक ऑप्शंस में करीब 700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें, 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, मणप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। कल के सत्र में 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे, तो कुछ स्टॉक्स को निकाल दिया गया और आज केवल ये 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन कल के सत्र की तेजी के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? गिफ्ट निफ्टी से तो पॉजिटिव संकेत ही निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए मेहमानों से जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले डिम्पी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी बैंक का अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है, क्या ये ट्रेंड आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? इंडेक्स लेवल पर आज हमारे दर्शकों को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए?
गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, मार्केट के अंदर जब ऑल टाइम हाई बनता है तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड टिपिकली कंटिन्यू ही रहता है। वो तभी रिवर्स होगा या तभी उसमें ठहराव आएगा जब उसके अंदर कोई ना कोई न्यूज आएगी या फिर वो फटीक में आ जाएगा। फटीक कहने को मतलब थोड़े थकावट के सिग्नल दिखे। देखो, थकावट के कोई भी सिग्नल नहीं है, ना ही पुट कॉल रेशियो से है, ना ही कुछ और पॉइंट से है। हाँ, थोड़ा मैं ही कह सकता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का इम्पैक्ट 1 मिनट के लिए खत्म होगा तो शायद हो सकता है मार्केट थोड़ा रुक जाए, बट अभी तक कोई भी दूर दूर तक ऐसा सिग्नल नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि मार्केट में फटीक यानी कि थोड़ी थकावट है या फिर मार्केट में रिवर्सल है। ये तो नहीं कहा जा सकता। पुल बैक है, कंटिन्यू है, जो भी आप कहना है इसको कहिए, ये अभी भी थोड़ा बहुत चलता रहेगा। मैं लेवल्स पे आता हूँ डायरेक्टली। निफ्टी ने कल की जो क्लोज की, आप कैसे भी देख लीजिए, वो 24,200 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये बैड इम्पैक्ट था। वो 24,200 जबकि दिखाया उसने, हाँ, इम्पैक्ट क्या था कि 24,000 के ऊपर सेकंड था जब उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। आपको फिर से गिफ्ट निफ्टी ठीक मिला। तो आज क्या होगा कि 24,200 के ऊपर खोलते ही ये 24,200 वाले जितने भी लोग शॉर्ट्स करके खड़े हुए हैं या फिर शॉर्टिंग हुई है कल शो में, वो सब के सब ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट 24,200 के नीचे नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव एक्सपायरी टिपिकली 24,200 और 24,200 के ऊपर होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। और आप आज वो देखेंगे गैप के साथ, गैप के बाद बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, उस पर मेरा थोड़ा डाउट है। बट ये गैप जो है, ये गैप जरूर आपको नोटिस करवाएगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया 24,000 का। पहला टारगेट टू क्रॉस ओवर जो हो जाएगा ओपन में ही, वो है 24,200, फिर 24,450 तक का टारगेट होगा। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 55,000 समथिंग पे बंद हुआ है, 600 पे जाके। और अब आप देखेंगे इसके अंदर भी लगातार मोमेंटम बना हुआ है। 55,000 55,200 की रेंज के स्टॉप लॉसेस आप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। रेजिस्टेंस तो चेक होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी चेक होगी, तो 55,800 और 56,000 तक के टारगेट बनते हैं। ऑप्शंस वालों को थोड़ा देख के काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक कॉल्स के प्रीमियम बढ़े हैं और दूसरा एक्सपायरी भी सामने खड़ी है, इसलिए ऑप्शन हाईली प्रोफेशनल लोग जाएं। कल भी हमने आपको 24,200 की कॉल पुट दोनों टूटते हुए दिखाई थी एक ही स्क्रीन पर। आज भी कुछ वैसा ही हो सकता है कि प्रीमियम मीटिंग कॉल और पुट दोनों से हो। 2 शेयर एफ एंड बैन में है। एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 31% पे ही लॉन्ग है। डीआईज की होल्डिंग, रिटेल होल्डिंग, प्रो अकाउंट होल्डिंग, इसमें कोई खास बड़ा चेंज नहीं, 2-4% का चेंज है। और पुट कॉल रेशियो 1.18 1.15 अराउंड चल रही है, जो कि फेयर वैल्यू है। मतलब बहुत ज्यादा ओवर बिटिंग, ओवर सोल्ड भी नहीं है, ओवर बॉट भी नहीं है, तो फेयर वैल्यू पे वो खड़ा हुआ है। तो कुल एक्सपायरी शांत से पॉजिटिव होकर जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 56% का बैंक निफ्टी का अब तक रोल ओवर भी हो चुका है, उम्मीद से स्लाइटली कम है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। में 8 बजे के शो में फिर एक बार चर्चा करेंगे। निम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज बाजार रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सचिन सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर अपनी रणनीति बताइए और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे वो भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग आशीषा जी। एंड इंडेक्स पर अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है। आज भी इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव साइड के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है ऑन दी हायर साइड में 24,400 450 वो लेवल्स वो निफ्टी टेस्ट करता हुआ अप साइड में नजर आ सकता है। लोअर साइड में सपोर्ट बेस अच्छे बने हुए 24,050 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर 200 एज एन सपोर्ट एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके नीचे अगर अब इनकेस हम स्लिप होते भी हैं तो 23,800 एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स का काम करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर। ठीक है, सचिन जी की आवाज़ नहीं आ रही, हम फिर एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो उन्होंने लेवल्स बताए। एक बार डिम्पी जी ने जो लेवल्स बताए थे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके स्क्रीन पर होने चाहिए, जहाँ पर 24,200 और 24,450 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। 24,000 और 23,800 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी पर, जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,800 और 56,000 ये 2 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। वही सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 55,000 और 55,200।
तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता अभी अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे फिर से एक बार संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय है। 422 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 455 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, तो खरीदारी की राय आरती इंडस्ट्रीज पर। और इसके अलावा दूसरा कॉल उनका एफएमसीजी सेक्टर से HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक पर है। 2330 के स्टॉप लॉस के साथ 2520 तक के टारगेट्स यहां पर नजर आ सकते हैं, तो आरती इंडस्ट्रीज और HUL दोनों ही स्टॉक्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ठीक है। ब्रेक के पहले नतीजों के दम पर कौन से फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, IT सेक्टर से लेकिन उसके अलावा भी कई सारे और नतीजे आए थे, कैसे रहे वो नतीजे? जी बिल्कुल आशीषा, HCL टेक के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और देखा जाए तो मार्जिन से थोड़ी सी गिरावट आई है 148 बिप्स जो है सिक्वेंशियली, लेकिन याद रखिए जो गाइडेंस आई है FY26 का वो अनुमान से जो है अनुमान मुताबिक आया है। और इस करंट सिचुएशन में अगर IT कंपनीज की अर्निंग्स की बात करें, अगर लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आते हैं तो यानी कि आप कह सकते हैं अच्छा न्यूज़ फ्लो आ सकता है इस स्टॉक में। एबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन 18 से लेकर 19% तक रहेगा वित्त साल 2026 में, और जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का रेवेन्यू का अनुमान है 2 से 5% करेगा HCL टेक का। टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं नंबर्स ओवरऑल जो है एक आप कह सकते हैं कि एक 340% का पैट है, इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम आई है, थोड़ी सी मार्जिन्स में डिग्रेड आई है, तो लार्जली जो है मिले जुले नतीजे टाटा कम्युनिकेशन से आए हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं उसमें हैवल्स को रखिएगा, सारे ही सेगमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, खास करके जो लॉयड्स का सेगमेंट, AC का सेगमेंट बहुत महीनों बाद यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने मिला है, तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं और इसका कारण है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अपने हायर साइड में गए हैं और लार्जली जो उनके बाकी ऑपरेशनल पैरामीटर्स स्टेबल है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट से इस बार देखा जा रहा है जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस जो है BFSI स्पेस में नहीं देखने मिल रही है। M&M की भी बात करें तो स्टैंड अलोन नंबर्स भी यहाँ पे कहेंगे तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ओवरऑल पैट में भी 9% का गिरावट है और क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ पे भी इम्पैक्ट आई है। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स में कम नतीजे आए हैं, लेकिन हैवल्स जो है अच्छी परफॉर्मेंस की है और HCL टेक में भी इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ठीक है, तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स HCL टेक के अलावा, शरद इसके अलावा भी कई सारी खबरें निकल आई है, वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे? न्यूज़ फ्लो जो है खबरों वाले तो उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ बड़े बड़े हमें पिकआउट किए हैं आपके, मैं सबसे पहले बता देता हूँ। इंडसइंड की क्लैरिफिकेशन आई है कि उन्होंने ENY ही किया है फॉरेंसिक ऑडिट में उनके माइक्रो फाइनेंस लोन्स को लेके। अशोका बिल्डकॉन को भी लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर आया है सेंट्रल रेलवे से, तो उसको भी नोट करिएगा। वरुण बेवरेजेस ने जो है अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस बेस्ड ड्रिंक्स की प्रयागराज के प्लांट से। भारतीय एयरटेल लगभग 400 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है अदानी डेटा नेटवर्क से लेने वाली है, एक टाइप से ऑपरेशनल अपडेट है ये। और आखिर में ओरिएंट सीमेंट औपचारिकता की अनाउंसमेंट आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अंबुजा ने जो है पूरी कंट्रोल कंपनी की अब ले चुकी है, मैनेजमेंट भी अपनी धीरे धीरे करके अपनी नई मैनेजमेंट आ रही है और अब वो प्रमोटर बन गई है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से। तो ये पूरी कार्य जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है ओरिएंट सीमेंट के एक्विजिशन को लेके। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और आज हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। रिकॉर्ड रैली के बाद हल्की सी कमजोरी आज सुबह निकल कर आई है सोने में। सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से अब नजर रखनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो कल हमने मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि 1 लाख का लेवल भी एमसेक्स पे छू जाएगा। फिजिकल मार्केट में तो 1 लाख का लेवल हमने क्रॉस कर दिया था, बट एमसेक्स में हमने 99,378 का हाई लगते हुए देखा और कहीं ना कहीं हायर लेवल से 2000 पॉइंट की बड़ी गिरावट भी आई। वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। जिस ढंग से हमने देखा जो रिलेशन है यूएस और चाइना के बीच में, अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ पुल ऑफ हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बन दिखाई दी है। ये सब कारणवश कल हम प्रॉफिट बुकिंग देखी है। आज भी उसी के नतीजन एक गिरावट देखने मिल सकती है, जहाँ पे 97,500 के गोल्ड को बेचना है, 98,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 95,000 का टारगेट रखिए। बट ध्यान रखिए
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना कीजिए, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहनी है। अभी भी ये प्रिलिमिनरी फर्स्ट डे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। वही चांदी वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग थी एज ऑफ 96,000 पे बेचा जा सकता है, 97,000 की स्टॉप लॉस से 94,500 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर यहाँ पर वाली की राय आती हुई अजय सर से। लेकिन इसके अलावा अजय जी, ब्रेंट क्रूड यहाँ पर किस तरह की रणनीति होगी और नेचुरल गैस यहाँ पर भी अपना ट्रेड बताएं। बिल्कुल, अगर हम दोनों ही काउंटर की अगर बात करें तो कल के सेशन में सबसे पहले कच्चे तेल में हमने लोअर लेवल से एक अच्छी खासी देखी, 5400 के ऊपर है। जिस ढंग से हमने देखा कि अभी भी यूएस और ईरान के बीच में कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये तेजी आई है, बट लिमिटेड तेजी, बिकॉज सप्लाई इस बार काफी ज्यादा रहेगी। उसी को देखते हुए कच्चे तेल में 5400 पे लेना है, 5320 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी जंप रहेगा 5,550 का, क्योंकि ब्रेंट मुझे एज ऑफ नहीं लग रहा है कि 70 पर जा पाए, बिकॉज सप्लाई अच्छी। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल भी नेचुरल गैस में दबा था, टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 264 के करीब के लिए 270 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 245 का रहेगा। नजरिया कच्चे तेल और इसके अलावा नेचुरल गैस पर, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी आई तो वैसे बेस मेटल में गिरावट होती है, बट बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में हमने एक अच्छा खासा पहले से ही देख चुके हैं। तो आई थिंक अगर यूएस और चाइना के बीच में कंसर्न थोड़े कम होते हैं तो इनको सपोर्ट मिल सकता है, बट बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। कॉपर में 850 पे लीजिए, 845 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है तो 858 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं दूसरी कमोडिटी एल्यूमिनियम रहेगी, यहाँ पे काफी दिनों से हमने 230 का सपोर्ट कंटिन्यू लेते हुए है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 230 इज गुड टू बाय। 227 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट टारगेट 235 तक लग रहा है। ठीक है, तो कॉपर खरीदारी की राय, इसके अलावा 235 तक के लेवल्स एल्यूमिनियम पर भी नजर आ सकते हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर रीतिना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, ऐसे में आपको ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे अगले शो में जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।